हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग आ गए हैं अपने पूरे इकॉनमी वाले सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग देखेंगे, हमारा ये 10th लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है। अभी तक जो है हमने मेजर पोर्शन ऑफ इकॉनमी जो है उसको कवर कर लिया है। अब देखिए आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। एक सेशन हम लोग और लाएंगे आपके एग्ज़ाम के पहले, कोशिश करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है। उसमें हम लोग जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स आपका थोड़ा बहुत भी जो बचा है उसको वहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जितना भी पढ़ा है वो मोर देन इनफ है और इतने में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए एक माइंडसेट जो होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि आपने कुछ पार्ट नहीं पढ़ा है और उस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पार्ट नहीं पढ़े होते हैं पर फिर भी एग्ज़ाम निकल जाता है उनका, जस्ट बिकॉज कि उसका उनका माइंडसेट जो है वो सही है। ठीक है। तो अभी आपका जो टाइम है वो आपका ये है कि आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, क्वेश्चंस बन चुके होंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको हर क्वेश्चन बाउंसर रहेगा। ठीक है। आपने अगर इस सीरीज़ को पूरे रिलीजियसली फॉलो किया है, आपने कंसेप्ट्स को देखा है, आपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल जो हमारा रिलेशंस वाला जो लेक्चर सीरीज़ है उसको फॉलो किया है, आपने कॉन्ट प्रैक्टिस किया है, इंग्लिश भी देखा है आपने, तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहें। और देखिए कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस में जो कि आप सोच रहे हैं अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसी कारण कॉन्फिडेंस बहुत अभी के लास्ट के एक वीक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लोग के दिमाग माइंडसेट में ऐसा हो जाता है कि वो पढ़े नहीं है तो उनका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। अब उसको कंसोलिडेट करिए और जितना छोटा मोटा भी चूज़ जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आप रिवाइज़ करें। ठीक है। बहुत नया कंटेंट पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। इस वाले लेक्चर में जो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कंसाइज वे में जो है स्कीम्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। ठीक है। अब देखिए स्कीम्स भी बहुत सारे हैं। स्कीम्स भी हमारे जो हैं अगर मिनिस्ट्री वाइज देखें तो बहुत सारे हैं। हेल्थ के बहुत हैं, एमएचआरडी के हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बहुत हैं, फाइनेंस के बहुत हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ठीक है, हम लोग तो देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो आपका जो स्कीम्स है उसको देखेंगे अच्छे से। और एक दो आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम है उसको भी देखेंगे। और कुछ स्कीम्स जो है हम यहाँ पर उसको स्टेट कर देंगे। ठीक है। इसको क्या है कि आप जो है अपने से एक बार ज़रूर देख के जाएं। ठीक है। अभी तक देखिए अब जैसे अब हमने यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है। क्वेश्चन देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपसे बन सकता है अगर आप सही अप्रोच से जाएं तो। देखिए यहाँ पर पिछले बार जो यूपीएफओ का जो क्वेश्चन है उसमें जैसे अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन आया था। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया का 2 क्वेश्चन था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्कीम्स से नहीं पूछा जा रहा है, एक ही स्कीम से जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस जो है बना लिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका एडोलसेंट गर्ल के बारे में था। ये स्कीम भी जो है आप अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप इस स्कीम के बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी आप जो है थोड़ा सा वहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस को, अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम लोग स्कीम पढ़ लेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जा रहे हैं। और जो आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस भी आएगा वो इस तरह के ही स्कीम से रिलेटेड रहेगा। अब स्टैंड अप इंडिया उन्होंने पूछ लिया तो स्टैंड अप इंडिया ऑब्वियसली आपका नहीं आएगा, कुछ और रिलेटेड स्कीम आएगा। लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट स्कीम्स रहते हैं ना उनसे ही आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ जो है ईपीएफओ में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ स्कीम है जो या अभी जस्ट लॉन्च हुआ है जो किसी ने देखा नहीं है, वैसा स्कीम जो है ईपीएफओ नहीं पूछेगा। ठीक है। आपसे क्या होगा, आपसे सामने से जो सबसे देखा हुआ स्कीम है उससे पूछ के और उसी से गलती आपसे करा लेगा। ठीक है। तो इसी कारण जो सबसे कॉमन स्कीम्स हैं, जो सबसे मेजर स्कीम्स हैं उसको आप अच्छे से डिटेल में देख के जाएं। और जो एक दो स्कीम्स जो हम लोग बताएंगे बाद में जिसको आपको खुद में एक बार देखना है, उसमें आप सिर्फ देख लीजिएगा कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, उसका एम क्या क्या है, और उसमें हम लोग को एक दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए क्या है कि अब हम लोग को स्कीम में पढ़ना कैसे है। यहाँ पर अभी हमने जस्ट कहा कि इकॉनमी के हम लोग पर्सपेक्टिव से जो है स्कीम्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो स्कीम्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है। और यही आपका
ऐसे भी समझ लीजिए कि ये मेजर जो आपका स्कीम्स जो बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो किसी भी स्कीम को पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका है कि एम देख लीजिए आप उस स्कीम का क्या है। अगर आपको उस स्कीम का एम पता चल जाता है ना, तो आपको स्कीम के बारे में बहुत चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्कीम का प्राइमरी एम क्या है। उसके बाद इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम लोग कुछ देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। कितना अमाउंट मिलेगा अगर पेंशन है या फिर अगर कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट का कुछ अगर स्कीम है तो उसमें कितना एन्युटी मिलेगा या कितना प्रीमियम देना पड़ेगा या कुछ भी होगा इस तरह का, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम हो, इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बात आता है हर में कि इसमें एग्जेम्प्टेड कौन लोग हैं, ठीक है। देखिए हर स्कीम में क्या होता है, कुछ लोग बेनिफिशियरी होते हैं और कुछ लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं कि इनको ये एक्सक्लूडेड जिसको बोल सकते हैं, ये एक्सक्लूडेड रहते हैं किसी स्कीम से। तो वो चीज़ भी आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल आपको एक देते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्टैंड अप इंडिया का, तो इसमें पूछा गया है कि एक्चुअली बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे अंडर स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो अगर जो भी स्टैंड अप इंडिया के बेनिफिशियरी के बारे में जानते होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया के बारे में कि ये किस सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग दिया हुआ था। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है किसी सेक्टर स्पेसिफिक है या किस सेक्टर को जो है इसमें से एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं स्कीम और उसके बाद आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो स्कीम्स है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए ये पिछली बार पूछ लिया गया है तो इसमें जो है चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, फैसिलिटेट करता है ये क्या है, लोन फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ऑफ वैल्यू बिटवीन 10 लाख एंड टू रुपीज़ 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी कौन कौन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब borrowers and one woman borrower per बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ठीक है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है, वो ग्रीन फील्ड नहीं हुआ, आप एक नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाए हैं, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के लाए हैं, वो आप बैंक को देंगे कि आप ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस पे जो है हम काम करना चाहते हैं और आप जानते हैं अगर हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप जो है हमको लोन दे दीजिए, ठीक है। और ये इसमें क्या, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर अभी क्या है, इन एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ किस किस सेक्टर में मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। अब ये देखिए एग्री अलाइड सर्विसेज जो है, एक्टिविटीज़ जो है, ये यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्कीम। अब ये तो अभी हम लोग इस करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर दिया गया है स्टैंड अप इंडिया में, लेकिन उस वक्त जो है ये इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें क्या है, SC ST है बेनिफिशियरी, विमेन एंटरप्रेन्योर है, एज्ड 18 ईयर्स और अबव, 18 साल से ऊपर जो हम SC ST समुदाय के लोग हैं या जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको जो है ये लोन मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम वेंचर होगा वो, जो कि प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, जो ब्राउन फील्ड इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो वैसा प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। जो एकदम नया प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है इसमें से लोन आपको मिल सकता है। देखिए बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफ़ॉल्ट टू एनी बैंक, ये भी है, अभी क्लॉज जोड़ दिया गया है कि बोरोवर जो है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी दूसरे बैंक का, नहीं तो उसको लोन जो है वो नहीं मिलेगा। और बोरोवर शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एट इट्स ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट को जो है वो फंड कर दिया जाएगा, उसका 10% जो है वो बोरोवर को खुद से इंतज़ाम कहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। और द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू ईयर 2025 और मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर द लोन्स अंडर दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड अप टू 25% टू अप टू 15%, ठीक है। और एक्टिविटीज़ अलाइड टू, अब यहाँ पर हमने कहा ये वाला जो है ये इसको इंक्लूड कर दिया गया है। पहले इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़, जो अलाइड एक्टिविटीज़ थे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। पहले सिर्फ क्या था आपका जो मैन्युफैक्चरिंग था, सर्विस था और ट्रेडिंग था। तो यहाँ पर अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका आया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टैंड अप इंडिया, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया एंटरप्राइज कैन बी स्टैब्लिश्ड इन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा सेक्टर जो था पहले नहीं था, तो पहले था फार्मिंग सेक्टर, नहीं था इसमें। फार्मिंग सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो है ये 2, 3, 4 जो था ये इसका सही आंसर था, तो ऑप्शन इसका सही हो जाता ऑप्शन डी, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या था यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम एनविसाजेज अ बैंक ब्रांच टू गिव लोन बिटवीन, ये बिल्कुल जो है ये सही है, ठीक है। और एटलीस्ट वन SC ST बोरोवर्स, बिल्कुल सही है, वन वुमेन एंटरप्रेन्योर या बोरोवर, लेकिन ये जो है ये ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है वन रूरल एम्प्लॉयड, ये एकदम ही वेग स्टेटमेंट है, ऐसा भी UPSC जनरली आपको वेग स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा इसको जो है फेज आउट करना है, ऐसे स्टेटमेंट को ऐसा रूल आउट करना है, तो आप जो है सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर आपको बेनिफिशियरी पता है स्कीम का तो आप किसी भी क्वेश्चन को खासकर स्कीम से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंड अप इंडिया था, इसके बारे में जो है हम लोग ने देखा। ये देखिए अब इस स्कीम के बारे में क्योंकि पूछ लिया गया है 2 क्वेश्चन, तो अब इस साल जो है स्कीम जो है बहुत कम चांस है आने का, लेकिन फिर भी हमने एक बार देख लिया कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैंड अप इंडिया के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ये मुद्रा योजना है। इसको देख लेते हैं क्या है, इसमें भी क्या है, इंक्रीजिंग, इसका एम क्या है, एक्सेस ऑफ फाइनेंस टू अनबैंक बट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द लास्ट माइल फाइनेंसेस टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें भी देखिए इसको क्रक्स को, अगर इस स्कीम के क्रक्स को जानना चाहें कि मुद्रा योजना के अंदर भी क्या, देखिए जनरली जो हमारे गांव के या जो मतलब सेमी रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ में जो होता है वहाँ पर जो बैंक का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो वहाँ पर मेजर बोरोइंग कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी काम के लिए वहाँ पर होता था आपका इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं लेंडर्स, उनसे लिया जाता था, ठीक है। तो अब इनफॉर्मल लेंडर्स क्या होते हैं, वो तो तुरंत लोन दे देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहता है और उनका जो लोन वसूलने का तरीका रहता है वो काफ़ी गलत रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जनरली जो है लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नमेंट सोची कि प्रमोट करना है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जो कि आपका गाँव के लेवल पे होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आप देखे होंगे। और जो छोटे बैंक्स, जो हमारे जो बाकी बैंक्स भी जो है वो जहाँ तक वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन बैंक्स को क्या करना है कि हम लोग को लोन ईजिली प्रोवाइड करना है लोगों को, ठीक है, कि लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल लेंडर्स के पास नहीं जाएं लोन लेने के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इसके लिए जो है ये मुद्रा योजना लाया गया है। और लेकिन इसमें अब इसमें देखिए कंडीशंस क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, देखिए नॉन फार्म सेक्टर लोन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो लोन्स नहीं ले सकते हैं। आपको क्या करना है, नॉन फार्म एग्रीकल्चर जो अगर आप कोई पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेना सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए ले सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर, और जो भी है आपका लोन का अमाउंट जो है वो 10 लाख तक ही होना चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर का जो है लोन इसमें नहीं मिलता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑफर किया जाता है। तीन टाइप ऑफ लोन्स है जो ऑफर किया जाता है, एक शिशु है, किशोर है, तरुण है। तो शिशु में क्या है कि अप टू 50,000 है, किशोर में है 50,000 टू 5 लाख है, और तरुण में क्या है 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बैंक्स जो है वो नॉर्मल रेट पर ही लेंड करती है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर मुद्रा योजना के अंडर जो है गवर्नमेंट पीपल को या लोगों को जो लोन लेना चाहती है उनको डायरेक्टली लोन नहीं देती है, ठीक है। गव क्या करती है, बैंक जो है यहाँ पर आपको लोन देगी, ठीक है, आपको लोन देगी, लेकिन ये क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो उसको बैकिंग करके, उसको गारंटी करके वहाँ पर लोन को रीफाइनेंस कर देती है, ठीक है। तो लोन रिफाइनेंस करने की वजह से क्या होता है कि बैंक्स पर जो है रिस्क घट जाता है, ठीक है। अगर लोन का रिकवरी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो बैंक्स पर रिस्क घट जाता है। तो इसी कारण जो है बैंक्स जो है वो बहुत ईजिली लेंड कर सकता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है वो लोन नहीं देती है, गवर्नमेंट जो है वो रीफाइनेंसिंग कर देती है, ठीक है। रीफाइनेंसिंग को आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम द गवर्नमेंट हैज सेट अप द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको हम लोग मुद्रा एजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज अ नॉन NBFC के जैसा रजिस्टर किया हुआ है विथ। और यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है इसको RBI रेगुलेट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुद्रा जो बॉडी बना हुआ है वो इंडिविजुअली या वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, उसको जो है वो RBI मॉनिटर करते रहता है कि वो किस तरह से लोन को जो है डिसम्बर्स करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नो सब्सिडी है लोन गिवन, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल लोन जैसा दिया जाता है। आप मुद्रा लोन का जाएंगे तो इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं है। लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि सब्सिडाइज लोन है, नहीं, ये सब्सिडाइज लोन नहीं है। इस योजना का टोटल एम ये है कि जो है गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, वो इंसेंटिव दे रही है बैंक्स को कि वो लोन दे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो कि नॉन फार्म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ लें। अब देखिए, बैंक्स हैव बीन मैंडेटेड बाय आरबीआई नॉट टू इंसिस्ट फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी इन केस ऑफ लोन्स अप टू 10, मतलब 10 लाख रुपए तक का जो लोन है उसमें जो है गवर्नमेंट जो मतलब कि बैंक्स मैंडेट किया गया है आरबीआई के द्वारा कि उसमें आपको कोलैटरल नहीं लेना है। ठीक है, मतलब आपको इंसिस्ट नहीं करना है कोलैटरल के लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जैसे ये टू मिटिगेट द इशू ऑफ कोलैटरल एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, अ क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड बाय क्रिएशन ऑफ अ फंड कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, ये एक फंड क्रिएट किया गया है जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ये क्या करेगी, अगर ये बैंक जैसे गवर्नमेंट जो है ये इसको क्रिएट कर दी है तो इससे क्या है कि इससे जो है रीफाइनेंसिंग का काम करेगी। अब रीफाइनेंसिंग का काम करेगी तो उससे क्या होगा कि बैंक्स को जो है उनका फियर जो है वो ख़त्म होगा, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है फिर वो कोलैटरल का जो है मांग नहीं करेंगे 10 लाख के लोन तक। ठीक है, समझ रहे? तो यहाँ पर यानी इसको क्या बनाना है, यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोलैटरल फ्री लोन अप टू 10 लाख जो है लोगों को अवेलेबल कर दिया जाए, वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं। और वैसा काम कैसा काम करना चाहते हैं, नॉन फार्म सेक्टर। ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर का कोई काम जो है उसको करना चाहते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन अगेंस्ट अ फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। ठीक है, ये तो है, समझने का कोशिश इस तरह समझिए कि अब देखिए एल्डरली पीपल हैं। ठीक है, एल्डरली पीपल अगर वो अपना पेंशन का इंतज़ाम कर लिए हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर उन्होंने जैसे अभी बहुत सारे एल्डर्स जो होते हैं जो कि जॉब आपके फॉर्म मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं। ठीक है, कि वो इन्वेस्टमेंट में उनमें फ्यूचर में उस पर रिटर्न आते रहेगा, तो उसके वजह से उनका जो है का पेंशन के टाइम जो होगा, ओल्ड एज के टाइम में जब वो नॉन अर्निंग हो जाएंगे, जब वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, तो उस समय उनको वो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि मार्केट खास करके जब आप बॉन्ड शेयर्स या इसमें इन्वेस्ट किए हुए रहेंगे तो आपका रिस्क हमेशा बना रहता है। ठीक है, आपका रिस्क हमेशा बना रहता है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट वो डूब भी सकता है। तो यहाँ पर जो है अब नए लोगों जो यंग लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल्डरली पीपल हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि अनसर्टेन मार्केट कंडीशन कभी कभी क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो एल्डरली पीपल हैं उनका क्या होता है कि जहाँ से वो उम्मीद करें कि उनको इंटरेस्ट आएगा, इनकम आएगा, वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या किया है कि एक ऐसा स्कीम लाई है जिसमें प्रधानमंत्री वय योजना बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि ये ओनली फॉर सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 एंड 60 अबव। ठीक है, इसमें क्या करनी है कि इसमें क्या करती है कि और ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है स्कीम को देखता है। इसमें क्या है कि जो भी एल्डरली पीपल हैं जो 60 ईयर्स के ऊपर हैं उनको जो है कुछ अमाउंट, कुछ जो भी जिस अमाउंट का भी वो स्कीम को बाई करते हैं, वो जो जितना भी अमाउंट वो देते हैं उस हिसाब से उनको जो है वो 10 साल तक पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से उनको पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि उसका पेंशन मिलता रहेगा और जब भी 10 साल के बाद जो है वो पूरा अमाउंट जो है जो उन्होंने दिया था वो उसको वापस ले सकते हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एल्डरली पीपल के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट को वो दे दें। गवर्नमेंट जो है वो क्या इश्योर करेगा आपको कि 10 साल तक हम आपको पेंशन देंगे और 10वें साल पर आपने जितना भी अमाउंट दिया था उसको हम वापस कर देंगे। बस इतना सा है, समझ लें आप। अब बाकी इसका जो है आप इसमें देख सकते हैं कैसे है। देखिए यहाँ पे रेगुलर पेंशन पेमेंट आपको दिया जाएगा मंथली, क्वार्टरली, आप जैसे भी डिसाइड करें। ठीक है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है स्कीम में, ठीक है, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको इसमें पेंशन मिलेगा। अब इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मिनिमम जो है आपका 1.56 लाख है और मैक्सिमम जो है आपका 15 लाख है। ठीक है, अब क्या है देखिए, गारंटी पेंशन पे आउट फॉर 10 ईयर्स, इसमें 10 साल तक आपको मिलते रहेगा। ठीक है, विद अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी, मतलब आपने जितना अगर 6 लाख रुपए आपने दिया है या जितना भी इन्वेस्ट किया आपने वो आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक्चुअली आप जो भी पैसा दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको जो है पेंशन्स मिलेगा। ठीक है, पेंशन्स आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, जैसे भी हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस है। अगर इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है विद इन 10 ईयर्स, बेनिफिशियरी विल गेट प्रिंसिपल, जो कि आपका बेनिफिशियरी हैं जो कि उनको जो नेम करेंगे, जिनको उनको प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने 6 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था वो उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, स्कीम इंजॉयज नो टैक्स बेनिफिट, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप टैक्स जो ATCC का जो टैक्स एग्जेम्पशन होता है उसमें आप दिखा सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, हाँ इसमें मिलता है कि GST एग्जेम्पशन मिलता है ऑन प्रिंसिपल।
ठीक है। बाकी इनकम टैक्स में से कोई बेनिफिट नहीं है। लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स, मतलब आपने जब भी आपने पॉलिसी लिया है उसके 3 साल तक के बाद जो है आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोन कैन बी ग्रांटेड अप टू 75% ऑफ द परचेज, मतलब आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका जो है 75% तक आप जो है लोन में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम जो है आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है अभी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये खास करके अभी कोविड के सिचुएशन में भी एल्डरली पीपल लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, पेंशन्स में उनके दिक्कत आ रहा था। तो इस समय जो है ये स्कीम, इस तरह का स्कीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आपको क्या करना था पता, कि बेनिफिशियरी कौन कौन है, आपको मंथली और क्वार्टरली जो है वो कैसे पेंशन्स मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, और जब आपका फाइनली जो आपका स्कीम एंड होगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे स्कीम्स को देखना है। अब हम लोग देखते हैं अटल पेंशन योजना, ये भी पेंशन से रिलेटेड है। इसका देख लेते हैं, इसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फिक्स्ड मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस। देखिए अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है इतने तरह के जो पेंशन योजना जो ये सब लाते हैं, ये एक्चुअली लाते क्या है कि बहुत सारे जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो जब तक कमाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है, जब वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जब वो नॉन अर्निंग हो जाते हैं, तो फिर उनके पास सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी इंडिया में नहीं रहता है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जो है 60 साल के पहले तक कुछ कंट्रीब्यूट करके अपना एक अमाउंट क्रिएट करिए, जिसको आपके बिहाफ में जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी कहीं पर भी वो, और आपको क्या है कि एक एश्योर्ड रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ पे आपको मंथली क्वार्टरली पेंशन के वो आपको देगी। तो यही अटल पेंशन योजना का भी स्कीम के अंदर ही है। देखिए इसमें क्या है, ऑल इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन है, 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। मतलब अगर आपका एज है 18 से 40 तक तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, और आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। ये जो था पहले स्वावलंबन स्कीम चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मिलता जुलता स्कीम था, तो इसको जो है रिप्लेस कर दिया था अटल पेंशन योजना। अब इसमें क्या है, देखिए द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई इज 20 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डेली डोज भी इकॉनमी का इसमें देखा था कि ये वाला क्वेश्चन हमने लिया था। अब इसमें मिनिमम ईयर्स 20 ईयर्स जो कंट्रीब्यूशन का है, तो इसीलिए यहाँ पर 40 ईयर्स को रखा गया है लास्ट मैक्सिमम जब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 60 से जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 40 में अगर ज्वाइन करते हैं तो 60 तक आप एटलीस्ट 20 ईयर्स जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में ही आपको जो है पेंशन मिलेगा। अब कोई साल अभी कोई 18 साल से ही ज्वाइन कर लिया है इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली जो 60 तक जाते जाते उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, और उसके हिसाब से उसको ज़्यादा पेंशन मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइबर का देखिए यहाँ है, और मंथली क्वार्टरली, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप कंट्रीब्यूशन भी जो है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसका भी आपको दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। अब देखिए क्या, सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 और ₹20,000 और 3,000 और ₹4,500 एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कंट्रीब्यूशन। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है। अब अटल पेंशन योजना में क्या था कि हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अपने साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन सब के लिए नहीं करेगी। किसके लिए करेगी, यहाँ पर देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 पर एनम विच एवर इज लोअर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। एंड द को कंट्रीब्यूशन कुड बी अवेल्ड ओनली बाय द सब्सक्राइबर्स। कौन कौन सब्सक्राइबर के बाद होता है, किसके लिए है ये अवेलेबल, हैव जॉइंड एपीआई बिटवीन 1 जून 2015 टू 31 मार्च 2016। इसके बीच में जिसने भी ज्वाइन किया है उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर इसके अटल पेंशन योजना के अलावा किसी भी दूसरे स्कीम में वो जो है इनरोल नहीं है, उसके केस में भी जो है गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और वो जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है, वो इनकम टैक्स पेयर नहीं। तो बेसिकली गवर्नमेंट वैसे लोगों को टारगेट करिए जो कि आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए टारगेट करिए, क्योंकि ऐसे ही लोग होंगे जो कि सोशल, जनरली बहुत लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास बहुत डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, तो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी नेट में वो नहीं रहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि कुछ एक बेसिक मिनिमम एक पेंशन जो है ये गारंटी करता है अटल पेंशन योजना, और इसमें गवर्नमेंट भी जो है कुछ को कंट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको, जैसे अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आया था आपके ईपीएफओ में ही आया था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ था, तो इस साल जो बहुत कम चांस है कि अटल पेंशन योजना से आए, लेकिन फिर भी अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे तो आपके लिए क्लैरिटी आएगा। देखिए क्या नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, तो पहला आपका देयर इज़ अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स रेंजिंग बिटवीन, अभी हमने देखा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1,000 से 5,000 तक के बीच में, डिपेंडिंग कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। बेनिफिट ऑफ द मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन और ₹1,000 पर एनम विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये देखिए ये गलत नहीं है, भले ही ये कुछ लोगों के लिए ही कर रही है लेकिन गवर्नमेंट करती तो है, ठीक है। इसी कारण ये स्टेटमेंट को लोग गलत नहीं बोल सकते हैं। उसके बहुत टाइम होता है कि आपको पता है कि जो है वो सब के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत मान लेंगे और एग्ज़ाम में मार्क कर देंगे, तो इस तरह का ध्यान रखें। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं, ये ओवर अगर अलोन इसको आप देखें स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, ये गवर्नमेंट तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ अगर आपको स्टेटमेंट में ये दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट्स टू ऑल, ठीक है, अगर टू ऑल इस तरह का कुछ दे देता है स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें सबको नहीं करती है, मतलब सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं करती है, वैसे सब्सक्राइबर को करती है जो भी हमने देखा, जो कोई और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड नहीं है या इनकम टैक्स पेयर नहीं है, उनको जो है गवर्नमेंट उस केस में जो है को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखें, हमेशा आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रह सकता है। चौथा क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज अबव 40 ईयर्स, बिल्कुल गलत पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमने देखा 18 to 40 ईयर्स तक ही आप इसमें जो है स्कीम में घुस सकते हैं, ठीक है। क्यों, उसके बाद क्योंकि एटलीस्ट इसमें 20 ईयर्स का जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 ईयर्स पे ही ज्वाइन करेंगे, तभी ना आप 60 ईयर्स तक जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आप जो है आज हमने काफ़ी स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट जो है कवर कर रहे हैं इसको, और इसी तरह से अब यहाँ पर देख लिए अटल पेंशन योजना में भी है आपका जो बाकी जो हमेशा होता है कि अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाए सब्सक्राइबर का, मतलब 60 साल से पहले, तो 60 साल तक तो कंट्रीब्यूट ही करना है, अगर उसके पहले कंट्रीब्यूट करने के लिए ही हो जाए तो यहाँ पर स्पाउस जो है वो कंटिन्यू कर सकती है अटल पेंशन योजना, ठीक है, वो उनके बिहाफ पे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। और अगर स्पाउस का भी डेथ हो जाए था तो वहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो है, जो कि है यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर द स्पाउस ऑफ फॉर सेम अमाउंट और आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ सब्सक्राइबर द स्पाउस द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ, जो जितना भी एक्यूमुलेट हुआ है 60 ईयर्स तक का वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी पैसा उन्होंने डाला था उसमें, उसके हिसाब से उनको पूरा पैसा जो है वो वापस हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए कौन मैनेज करती है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय PFRDA, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ, मतलब NPS जो अभी हमने आगे पढ़ेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर मतलब उसका जो सिस्टम यूज़ होता है उस तरह का, मतलब जैसा सेम NPS में होता है वही सेम चीज़ जो हम लोग APY में भी यूज़ करते हैं, उसका हेल्प लिया जाता है, समझ लें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देख ले आते हैं हम लोग जनधन योजना, बहुत मतलब ये तो न्यूज़ में था 2-3 साल 4 साल पहले जब हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात हो रहा था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो स्कीम्स में क्या था, इसमें लॉन्च किया गया था इनिशियली फॉर अ 4 पीरियड के लिए लॉन्च किया गया था इन 2 फेजेस, पहले 28 अगस्त 2014 से, और इन 2008 द स्कीम वाज एक्सटेंडेड विथ न्यू फीचर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में खोला गया था कुछ कम फीचर्स के साथ, फिर लेटर ऑन जो है फीचर्स को एक्सटेंड किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि करेंटली अभी क्या क्या फीचर्स है, अभी क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले जो, क्योंकि ये थोड़ा पुराना स्कीम है, ठीक है, जनधन योजना जो है वो 2014 से चल रहा है, तो अभी करंट कंटेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं, इसके अंदर हमको समझ में आ जाएगा। बेसिक सेविंग अकाउंट है, ओपन फॉर कोई भी अनबैंक्ड पर्सन है उसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी, अगर आप जनधन अकाउंट खोलते हैं तो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। इंटरेस्ट इज अर्न ऑन डिपॉजिट इन पी, जो भी इंटरेस्ट सेविंग तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है। रुपे डेबिट कार्ड इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपे डेबिट कार्ड जो है आपको मिलेगा आप अगर जनधन अकाउंट खोलते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है अप टू 1 लाख, अभी इन्हांस कर दिया गया है 2 लाख टू न्यू जो अकाउंट्स ओपन आफ्टर 28/2018, और अवेलेबल विथ रुपे कार्ड इशूड टू अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ओवरड्राफ्ट का है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स, जो कि देखा जाएगा क्राइटेरिया रखा जाएगा, जो भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर हैं उनको 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट अवेलेबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट। अब इसमें क्या है, जब आपका जनधन अकाउंट जो खोल दिया गया तो आपका क्या है कि आपको एक अकाउंट मिल गया बैंक अकाउंट, अब इसमें आप जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है जो आगे हम लोग देखेंगे, इंश्योरेंस स्कीम्स है, जैसे आपका जीवन ज्योति बीमा है या सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, सबको जो है इस बैंक से लिंक, इस अकाउंट से लिंक करके आप बेनिफिट जो है डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं,
ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वैसा ट्रांसफ़र जैसा हुआ जब गवर्नमेंट आपको, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पीएम, जैसे पीएम किसान हुआ, ठीक है, पीएम किसान जो स्कीम है वो एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट जो है आपका स्कीम है। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली पैसा जब गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है आपको, ठीक है, विदाउट कोई काम किए आप जो है डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र करती है, तो इस तरह के अकाउंट में कर सकती है, ठीक है। और बाकी स्कीम्स में भी ये अकाउंट जो है बहुत ईजिली यूज़ हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अब देखिए हुआ था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड की थी कि वो पेंशन जो है वो नहीं देगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको अपने पेंशन का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टार्टिंग तो इस तरह से किया गया था, लेकिन बाद में नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो ओपन टू ऑल कर दिया गया था, कोई भी लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ के भी हो, तो वो इस सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए प्रोवाइड करता है रिटायरमेंट इनकम टू ऑल सिटीजन, सेम वही कंसेप्ट है, अटल पेंशन योजना जैसा ही कंसेप्ट है, समझ लीजिए। इसमें बस क्या है कि आपको जो है आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो भी पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फंड मैनेजर जो है आप चुन सकते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो नहीं, लेकिन नॉर्मल केस के एम्प्लॉय, नॉर्मल जो लोग जो एनपीएस में जुड़ते हैं वो अपना जो है देख सकते हैं कि आपका कौन सा जो है फंड मैनेजर है। प्लस उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका किस तरह का फंड, मतलब आप जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पूरी तरह से आप जो है एक तरह से समझिए जिम्मेदार हैं अपने पोस्ट रिटायरमेंट, आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर है, ठीक है। आप एनपीएस में पैसा डालें, एनपीएस में आप अब जो भी पैसा डाल रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर भी एज ग्रुप है 18 टू 65 ईयर्स तक है, क्योंकि इसमें भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आप 18 से 65 साल तक जो भी पैसा जमा करेंगे फिर आपको उस हिसाब से जो है उसके एन्युटी या मतलब एनुअली, क्वार्टरली, मंथली जो है आपको उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टू देयर रिटायरमेंट अकाउंट एंड एम्प्लॉयर कैन आल्सो को कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयर भी जो चाहे वो को कंट्रीब्यूट कर सकती है। एनपीएस रिटर्न्स आर मार्केट लिंक, ठीक है। इट ऑफर्स 3 फंड्स टू सब्सक्राइबर, इक्विटीज़, यहाँ पर अभी देखिए इक्विटीज़ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। एनपीएस जो है ऑब्वियसली जो है पैसा कॉर्पस जो जमा हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, तभी तो रिटर्न आएगा, और उसी के बेसिस पे जो है वो जो है उसको पेंशन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये मिला। देखिए अब ये ई स्टेटस जो है एंजॉय करता है, क्या होता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो पैसा जो है वो हर तीनों स्टेज पर आप टैक्सेशन फ्री है। कैसे, जैसे जैसे आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो पैसा आप जो है अंडर 80C जो आपका जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप उसमें वो दिखा सकते हैं, तो आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम होता है वो घट जाएगा। मतलब आप जो भी पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे उसको आप दिखा सकते हैं कि इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इस पर आप जो है इसको मुझे टैक्स नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री लेवल पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जब आप मेच्योरिटी पर जो फाइनल विड्रॉवल करेंगे, जो फाइनल पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो यानी और पहले क्या था इसमें, पहले एनपीएस जो था वो ईईटी था, मतलब कि पहले एग्जेम्प्ट और लास्ट स्टेज पे जब आप जो फाइनली पैसा निकालते थे तो वहाँ पर जो है वो टैक्स आपको देना पड़ता था यहाँ पर, लेकिन अब इसको ईईई कर दिया गया। अब देखिए ये डिटेल है एनपीएस के बारे में, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा देख लेंगे। आपको देखना क्या है ये देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ बताया टैक्स बेनिफिट कैसे, एग्जेम्प्ट स्टेटस, जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एनपीएस आर एलिजिबल फॉर एडिशनल टैक्स डिडक्शन अप टू ₹50,000, मतलब 50,000 जो है आपके मैक्स जो है आप अपने टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं, जो कि आप दिखाएंगे कि आपने एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया है। दिस इज़ ओवर एंड अबव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब और भी इसमें एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं। अब देखिए गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट ऑन विड्रॉवल, मतलब अगर आप एनपीएस से करते हैं तो टू 60% फ्रॉम 40% ऑन एग्जिस्टिंग द स्कीम, मतलब आप एग्जिट करते हैं स्कीम तो आपको जो भी 60% होगा, ठीक है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इफेक्टिवली जो है इसको 100% टैक्स फ्री कर दिया गया है, मतलब एग्जेम्प्ट स्टेटस जो है इनको दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जेम्प्ट जो है स्टेटस एंजॉय करता है, और इसके बेनिफिशियरीज़ कौन कौन है, इसमें एज ग्रुप किसमें एंटर किया है, ठीक है, और इसमें आपको जो है अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है इसमें किस हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कवर हो गया। आप इसको पढ़ लो ज़रूर लेंगे, इसमें जो है पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े इंश्योरेंस में, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो आपके पेंशन का जो रिलेटेड जितना स्कीम्स था उसको हमने देख लिया, अब थोड़ा इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका एम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी पुराना स्कीम है, कोई नया नहीं है। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ 1 ईयर कवर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड्स को ध्यान देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस
रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नेचुरल डेथ में जो है नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ मतलब जो भी है, जो भी एक्सीडेंट की वजह से आपका डेथ हो जाता है, तो उस केस में आपको उसका जो वहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है कि एक्सीडेंट किसको कंसिडर किया जाएगा, वो आपका इंश्योरेंस का जो है एग्ज़ाम नहीं है, तो आप जो है इसमें जो है ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप जो है इतना पता चले कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ होगा तो या डिसेबिलिटी होगा तो वो जो है आपका कवर्ड रहेगा। क्या इट इज़ 1 ईयर कवर है पर्सन, ठीक है। यहाँ पर उसका देखिए क्या है, किसको अवेलेबल है, अवेलेबल टू सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज, एनआरआईज भी जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। एज ग्रुप क्या है, 18 to 70 ईयर्स, हैविंग अ बैंक अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम पेबल देखिए ₹12 पर एनम है, बहुत कम है ये, ठीक है। अब देखिए ये जनरली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए क्यों है, क्योंकि कभी उन लोग बहुत हैजार्डस कंडीशन में काम करते हैं, कभी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अभी अगर किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से उनका जो है डिसेबिलिटी हो जाता है तो उनको पैसा मिले कुछ, और बहुत मिनिमम प्रीमियम है, सोच रहे हैं ₹12 अगर आप एनम का ले रहे हैं तो काफ़ी कम पैसा है, और इसमें जो है उनको ईजिली जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है पब्लिक सेक्टर के, और जो नॉर्मल अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो इस तरह के स्कीम को हैंडल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ₹2 लाख है फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। यहाँ ध्यान रखिए, डेथ हो गया या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गया तो ₹2 लाख मिलेगा, और 1 लाख मिलेगा अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, इंडिविजुअल हु एग्जिट द स्कीम एट एनी पॉइंट रिजॉइन द स्कीम इन फ्यूचर बाय ईयर पेइंग, मतलब अगर आपने इस स्कीम को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है या आपने रिन्यू नहीं किया है, तो आपको क्या है कि आपको अगर रीजॉइन कर तो आपका बंद हो जाएगा, और जो एग्जिट कर दिया तो आपको क्या करना है, जब रीजॉइन करते समय जो आपको जो जितना बचा हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने बचा हुआ था वो प्रीमियम पे करेंगे तो आपका जो है स्कीम हो जाएगा स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो है हमारा ईपीएफओ में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका जो है यहाँ ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू ₹2 लाख, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन डी, ₹12 जो है आपको देना पड़ता है फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको ईपीएफओ में आ रहा है, ठीक है। तो आप स्कीम्स को एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे, यहाँ पर हम लोग पीडीएफ दे देंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, बहुत सारे स्कीम्स आपको नहीं देखना है, आपको जो कुछ बेसिक स्कीम्स हैं जो यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं वो अगर आप देख के चले जाएंगे तो आपका जो है वो काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। ये भी क्या है, अभी हमने क्या देखा सुरक्षा बीमा में कि ये एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या डेथ पे हो रहा था, यहाँ पर क्या है, ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 लाइफ इंश्योरेंस है, रिन्यूएबल है, ईयर टू ईयर करना है, और कवरेज डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब ये क्या हुआ कि आपका किसी वजह से भी डेथ हो जाता है इस साल, जिस साल आपने लिया है, तो आपको जो है उसका मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हुआ यहाँ पर, जैसे उसमें क्या हो रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से हो रहा था या नॉर्मल भी हो रहा है, और यहाँ पर डेथ ही हो रहा है, यहाँ पर डिसेबिलिटी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ डेथ का बात हो रहा है। तो 1 साल में अगर लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि लाइफ अगर जाती है तो आपको जो है इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, अवेलेबल टू सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज, यहाँ पर भी एनआरआईज को इंक्लूड किया गया है। एज है आपका 18 to 50 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 to 70 ईयर्स था, यहाँ पर जो है 18 to 50 ईयर्स है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो एक्सीडेंट को कवर कर रहा है तो वो ज़्यादा ईयर तक कवर कर रहा है, ये जो है आपका नेचुरल डेथ को कवर कर रहा है तो ये कम ईयर की कर रहा है, क्योंकि लेटर ऑन जब आप समझ सकते हैं 50 ईयर्स के बाद जो है आपका चांसेस बढ़ जाता है डेथ का, ठीक है। मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है, तो उस समय जो है फिर इंश्योरेंस कराना जो है वो रिस्की हो जाता है कंपनीज़ के लिए भी, ठीक है। तो इसके समझिए, सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टिल द एज ऑफ 55। एंट्री हाउएवर देखिए अब यहाँ है कि जब 55 साल तक ही आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आप जो है एंट्री जो स्कीम में एंटर कर रहे हैं उसका जो है मिनिमम एज आपका 50 ईयर्स है, मतलब समझ रहे हैं 50 ईयर्स के बियॉन्ड आप इस पर तो एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दिया ही हुआ है, देखिए 18 साल से 50 साल तक जो है आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और ईयर बेसिस पर जो है ये मिलता है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस है। अभी क्या है, इट प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, ₹2 लाख तक का मिलता है। लेकिन इसमें देख लीजिए भाई ये प्रीमियम कितना है, ये प्रीमियम है ₹330, ठीक है, समझ गए आप। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो है देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये जीवन ज्योति है, ज्योति मतलब इस तरह समझिए कि अगर आप जीवन का आपका ज्योति ही बुझ जाए, ठीक है, तो आपका जो है वो
आपको गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसा दे देगी। अब ज्योति मतलब कि हुआ कि आपका डेथ हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपको मुआवजा देगी, ठीक है। लेकिन सुरक्षा जो है, सुरक्षा बीमा योजना जो था उसमें क्या था, गवर्नमेंट जो है वो आपके सुरक्षा के मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर कोई आपका जो कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए जो है वो पैसा देगी, ठीक है। जनरली लेकिन मानना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ ना हो, जो इंश्योरेंस बेकार हो जाए लेकिन आदमी का लाइफ बच जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके देखिए क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कन्वर्ट द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ आम आदमी बीमा योजना। ये जो है 2018 में हुआ है या 17 में हुआ है ये, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो है हमारा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और जो हमारा एक आम आदमी बीमा योजना चल रहा था, इसको क्या कर गए थे, इसको कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। और लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज टू अनऑर्गेनाइज वेक्टर्स, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि ये जो था पहले जो है मतलब किसी के लिए भी ओपन था, लेकिन अभी क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, उनके लिए क्या किया गया है कि ये स्कीम को क्लब कर दिया गया है, ठीक है। और इसको हैंडल कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका जीवन ज्योति और जो आपका ये है सुरक्षा बीमा योजना, इसको कन्वर्ज कर दिया गया है। इसमें भी अभी 2 लाख देखिए क्या आपको अभी भी 2 लाख ऑन डेथ एट प्रीमियम ऑफ ₹330 है, और 2 लाख ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर एनम है, ठीक है। यानी समझिए कि जो है बस कंबाइन कर दिया गया है स्कीम को यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करिए 50%, और प्रीमियम एलिजिबल ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैज रिक्वेस्टेड द स्टेट टू कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग 50%, ठीक है। ये 2017 से ऐसा जो है स्टार्ट किया गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब आप इसका ध्यान रखें, ऐसे जो आपको जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना जो आपने पढ़ लिया वो आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं गरीब कल्याण योजना। अब गरीब कल्याण योजना क्या है, ये बहुत ही नया है, कोविड की वजह से आया हुआ चीज़ है। कोविड की वजह से आप जान रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काफ़ी असर पड़ा था, ठीक है, खास करके वल्नरेबल सेक्शन पे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बार पूरा जो पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज लाया था, या पैकेज आप उसके अंदर जो है ये योजना लॉन्च किया गया था। इसमें देख लीजिए ये जो है ये डिफरेंट सेक्टर्स को जो है इस तरह से हेल्प किया जा रहा है। ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड पर ये जो आपको दिया है ये ओवरव्यू दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमारा डिटेल भी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इसको बोलते हैं, इसके अंडर जो है आपको इतना सारा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस है जैसे, तो इसको आप क्या है कि इसको अगर आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है, रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लेटेस्ट स्कीम है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे सारा स्कीम को देखिए, यहाँ पर पढ़ के बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको निकाल के दे दिया जाए, तो आप जो है इसको पढ़ लें ज़रूर, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या हुआ, इसमें क्या है, इसी के अंदर ही गरीब कल्याण योजना के अंदर ही आता है, ये पैकेज के अंदर ही है। इसमें क्या है कि आपको जो है जो प्रधानमंत्री आय जो था, अन्नदाता जो होता है योजना, उसके अंदर जो है आपको 5 kg जो है राइस और जो वीट जो आपको ग्रेन्स मिलता ही है। अब क्या है कि उसके एडिशनल जो है वो डबल कर दिया गया है, ठीक है, 5 kg आपको और मिलेगा, ठीक है, विदाउट एनी, और उसका बेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका एडिशनल कॉस्ट आ रहा है उसको बेयर करेगी। और इसमें क्या है कि इसमें आपको 1 kg पर फैमिली जो है आपको प्रोटीन, आपको जो है दाल भी दिया जाएगा, ठीक है। ये जो था थ्रू जो टाइम एट द टाइम ऑफ इट, मैं जब भी बात कर रहा हूँ अभी 2020 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ था कि ये जो स्कीम चल रहा था फिर बीच में ये बंद कर दिया गया, फिर लेकिन ये मई जून 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया। तो अभी भी इसमें सेम स्कीम है, इसमें जो है जस्ट डबल आपको ग्रेन मिल रहा है, पहले 5 kg मिल रहा था तो अब 10 kg मिल रहा है, लेकिन अब जो है इस टाइम पल्सेज नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो नेक्स्ट जो अभी 2021 में अगर आपका जो पूछा जाए कि गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है तो उस केस में जो है पल्सेज नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब हमने हाईलाइट कर दिया है इस चीज़ को, ठीक है। अब बाकी जो है स्कीम का जो छोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। पूरा योजना के अंदर जो है जैसे यहाँ पर देखिए बेनिफिट क्या है, फार्मर को बेनिफिट क्या कर रहा है, पुअर को क्या कर रहा है, गैस सिलेंडर्स को क्या कर रहा है, लो वेज अर्नर्स को क्या कर रहा है, मनरेगा में क्या अचीवमेंट जो है, यहाँ पर आप इसको एक बार देख ज़रूर लें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी हमारा डेली डोज में हमने कवर किया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार कवर कर देते हैं। इसको क्या है देखिए, इट इज़ अ स्कीम टू इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी। यहाँ पर क्या है, अब देखिए सबसे पहले जो कोविड हुआ तो आपका क्या हुआ कि फॉर्मल जॉब्स भी थे बहुत सारे, इनफॉर्मल जॉब्स तो गए ही गए, फॉर्मल जॉब्स भी आपके बहुत सारे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल जॉब्स इसलिए जा रहे थे क्योंकि कंपनीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनीज़ को अब सैलरी भी देना है, उसके बाद उनको एनपीएस भी देना है। जैसा कि आप जानते हैं जो आप एनपीएस सॉरी ईपी जो आपका ईपीएफ अकाउंट होता है उसमें आपको
जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, हाफ कंट्रीब्यूट करता है वो भी और आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब जब एक फॉर्मल सेक्टर में जब आपका मंदी आने लगता है तो लोग को हटा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि एक तो उसका सैलरी देना पड़ता है और उसका दूसरा पीएफ देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ईपीएफओ रजिस्टर्ड यहाँ पर क्या किया कि न्यू एम्प्लॉय आप किसी नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करें। नाउ इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, अंडर द स्कीम एनी ईपीएफओ रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट दैट ब्रिंग इन न्यू एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़, ठीक है, हु हैव लॉस्ट देयर जॉब बिटवीन मार्च 1 2020 टू सेप्टेम्बर 30 2020 विल बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी फॉर ईच न्यू कैंडिडेट एनरोल, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हम लोग जो है एम्प्लॉय के बदले जो है हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे ईपीएफ में, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ इंसेंटिव मिलेगा तो एम्प्लॉयर क्या है वो ज़्यादा एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर ये पूरे स्कीम का है। अब आप इसको इसमें थोड़ा डिटेल्स जो दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए इसको जो इम्प्लीमेंट करिए वो करिए ईपीएफओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है आपका अभी आप करंट एग्जाम कंटेक्स्ट में, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल भी, अगर आप इसका पीआईबी साइट खोलिएगा, ठीक है, पीआईबी के साइट को जो है आप खोल के आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अगर यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसे तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन कवर्ड है, लेकिन आप ज़रूर एक बार पीआईबी का भी जो है पेज ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये स्कीम जो है कवर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ईपीएफओ इसको जो है वो मैनेज कर रही है, इसीलिए अभी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो है हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का लिया हुआ एक स्कीम है। अब हम लोग इसको यहाँ पर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला जो है स्कीम है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है आप जान रहे हैं कि इसमें इनकम अब कुछ कुछ चेंजेस लाई है। ये स्कीम जो है आप सालों से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो इसमें चेंज लाई है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे पहले क्या था ना कि इसमें मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए ये स्कीम था, ठीक है, कि आपको जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है दिया जाएगा, 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा और आपको जो है एवरी जो है 3 मंथ का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है आपको मतलब 4 मंथ्स पर जो है आपको ये 6,000 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ 2,000 करके दे दिया जाएगा पहले, ठीक है। पहले केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का था, लैंड होल्डिंग वाले लोग का था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, टू ऑल एंड लैंड होल्डिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें क्या है, देखिए सेंटर ट्रांसफ़र करता है अमाउंट 6,000 का, ठीक है। ये एक डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। अब देखिए गवर्नमेंट इससे पहले जो लाई थी, ठीक है, ये जस्ट जो है ऐसा स्कीम जो था स्टेट्स में चल रहा था, जैसे आप रैतु बंधु चल रहा था आपका तेलंगाना में, ठीक है, और आपका कालिया स्कीम चल रहा था आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो इसी के जो एक लाइन पर जो है गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर लाई है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान भी बोलते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी तरह से 100% जो है फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप समझते होंगे, जो कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, वो जनरली आपका शेयरिंग बेसिस पे होता है। सेंटर भी पैसा देती है और स्टेट भी पैसा देती है, ठीक है, 50-50 होता है। और 90-10 जो है आपका होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, या जो आपका 3 हिमालयन स्टेट है उस केस में आपका 90-10 जो होता है, ठीक है। अब देखिए एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर, लेकिन देखिए जो बेनिफिशियरी हैं, जो लोग जिनको ये मिलेगा, ये इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, इनको स्टेट, इनको मतलब सेंटर नहीं करेगा, इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको भी आप नोट कर लें। बाकी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसमें एग्जाम्पशंस कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए बहुत सारा बड़ा एग्जाम्पशन है, आपसे ऐसा नहीं है कि सब उठा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन कुछ आपको एग्जाम्पल में दे दिया जा सकता है कि ये जो है ये इनको मिलेगा या ना मिलेगा, तो आप जो है वहाँ पर से एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर आपका स्टैंड अप इंडिया में क्वेश्चन था कि किस सेक्टर के लोग को जो है ये इसमें से लोन मिलेगा, तो वहाँ पर जो दिया हुआ था फार्मिंग सेक्टर, वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आ गए हैं लेक्चर के एंड पे। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको कुछ स्कीम्स बता दे रहे हैं जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2 स्कीम को भी आप ज़रूर देख के जाएँ। इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ सोर्स नहीं मिलता है तो आप जो है स्कीम का नाम टाइप करें और पीआईबी टाइप करें। गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो है उससे आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि दूसरा साइट से आप पढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो है एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन जो आपको गवर्नमेंट साइट से मिल जाएगा। और ये स्कीम्स जो हैं खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, देखिए अब जो समग्र शिक्षा जो है, जो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके बाद समग्र शिक्षा जो है इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस इंटीग्रेटेड स्कीम को जो है आपको एक बार देख लेना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, कुछ दूसरे मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है।
इसीलिए हम लोग ने जो है थोड़ा सा इसमें देख कर कि कौन स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए स्कीम्स तो एक मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी होते हैं, लेकिन सब स्कीम्स पढ़ नहीं सकते। अभी के टाइम में आपको क्या करना है कि जो जो स्कीम्स यहाँ पे दिया हुआ है इसको एक बार आप ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। जैसे रूसा भी बहुत न्यूज़ में था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस तरह का जो स्कीम्स है इसी से आपसे ईपीएफओ में एटलीस्ट आपको इन्हीं सब स्कीम्स से पूछा जाएगा, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो आयुष्मान भारत, इस ये भी कह सकते हैं तो साल भर न्यूज़ में था। अभी कोविड में भी ये क्यों था कि इसमें जो है इसमें इंश्योरेंस के अंदर जो है कोविड को इंक्लूड किया जाए, कि जो आयुष्मान भारत के अंदर जो इंश्योरेंस मिल रहा है उसके अंदर कोविड को भी इंक्लूड किया गया। तो इस स्कीम को भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो आज जो है हमारा स्कीम्स वाला जो है ओवर हो गया। कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन का सीरीज़ जो है ईपीएफओ का, इकोनॉमिक्स का, वो आपके लिए लाएं, वो आपको बेनिफिशियली होगा, रिवीजन के लिए होगा। लेकिन अब जो हमारा 10 सीरीज़ का जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया, ठीक है। तो अब जो है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं और आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा। आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें। और हमारा जो इकॉनमी का सीरीज़ था, ठीक है, वो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं अगर आपको अभी रिवाइज़ भी करना है तो हमारा पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड कर ही दिए हैं। अभी ये जो 10th वाला जो है ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो से भी चाहते हैं तो 2x पे कर आप वीडियो से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।